दोस्तों, दुनिया को अगर आज भारत की रक्षा तैयारी सिर्फ नए फाइटर जेट खरीदने की कहानी दिखाई दे रही है, तो तस्वीर इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। भारत की असली तैयारी कुछ दर्जन या कुछ 100 विमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों के ऐसे युद्ध क्षेत्र के लिए है जहां आसमान में फाइटर जेट, उनके साथ उड़ते मानव रहित कॉम्बैट सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइलें, जमीन पर मौजूद एयर डिफेंस, समुद्र में युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बियां तथा ऊपर अंतरिक्ष और साइबर नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े होंगे। यही वजह है कि भारत एक साथ तेजस, राफेल, सुखोई के अपग्रेड, तेजस MK2 और भविष्य के MSEA जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है। सवाल यह नहीं है कि भारत के पास कितने विमान होंगे, सवाल यह है कि इन सभी प्लेटफॉर्म को एक साथ जोड़कर भारत कितनी बड़ी युद्ध क्षमता तैयार कर सकता है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है भारतीय वायुसेना की उस चुनौती से, जिसने पिछले कई वर्षों से रणनीतिक विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है। पुराने लड़ाकू विमानों की विदाई और नए विमानों की सीमित उपलब्धता के कारण स्क्वाड्रन संख्या पर दबाव बना हुआ है। अब भारत के सामने विकल्प था कि वह बड़ी संख्या में विदेशी लड़ाकू विमान खरीदकर इस कमी को पूरा करे। लेकिन भारत जिस रास्ते पर बढ़ रहा है, वह उससे कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी है। तेजस MK को बड़ी संख्या में शामिल करके भारत हल्के लड़ाकू विमानों की अपनी स्वदेशी क्षमता मजबूत करना चाहता है। वहीं तेजस MK2 को मीडियम वेट कैटेगरी में एक महत्वपूर्ण अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। इसके ऊपर राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर और अपग्रेडेड सुखोई जैसे भारी प्लेटफॉर्म मौजूद रहेंगे, जबकि भविष्य में MSEA भारत की स्टेल्थ क्षमता की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। यानी भारत एक ऐसा फाइटर फ्लीट तैयार करना चाहता है जिसमें केवल संख्या नहीं, बल्कि अलग अलग मिशन के लिए अलग अलग विकल्प मौजूद हों। और दोस्तों, यहीं से कहानी सिर्फ फाइटर जेट की नहीं रहती, बल्कि पूरी इंडस्ट्रियल क्षमता की बन जाती है। अगर भारत में अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की मैन्युफैक्चरिंग और उनका सप्लाई नेटवर्क मजबूत होता है, तो इससे सिर्फ विमान नहीं बनेंगे, बल्कि इंजन, एवियोनिक्स, सेंसर, कंपोजिट मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और जटिल एरोस्पेस निर्माण की क्षमता भी विकसित होगी। यही अनुभव भविष्य के स्वदेशी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को गति दे सकता है। अब जरा आने वाले दशक के युद्ध क्षेत्र की कल्पना कीजिए। एक तरफ दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर होंगे, दूसरी तरफ भारत के पास अलग अलग रडार सिग्नेचर और अलग अलग भूमिकाओं वाले विमान होंगे। लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब इन विमानों के साथ मानव रहित कॉम्बैट सिस्टम भी आसमान में उतरेंगे। भारत का सैट्स वॉरियर जैसे कार्यक्रम इसी भविष्य की ओर संकेत करते हैं, जहां एक पायलट वाला फाइटर अकेला आगे नहीं जाएगा, बल्कि उसके साथ मानव रहित सिस्टम मिशन के हिसाब से निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट और आवश्यकता पड़ने पर स्ट्राइक जैसी भूमिकाएं निभा सकते हैं। दोस्तों, अगर आसमान में फाइटर जेट भारत की पहली ढाल और तलवार है, तो उनके पीछे काम करने वाला सबसे महत्वपूर्ण हथियार होगा उनका पूरा नेटवर्क। क्योंकि आने वाले युद्ध में सिर्फ विमान की स्पीड या मिसाइल की रेंज मायने नहीं रखेगी, बल्कि यह मायने रखेगा कि दुश्मन को सबसे पहले कौन देखता है, जानकारी किससे मिलती है और हमला करने का फैसला कितनी तेजी से लिया जाता है। यही कारण है कि भारत स्वदेशी एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हथियारों की क्षमता को लगातार मजबूत करने पर जोर दे रहा है। अस्त्र जैसी मिसाइलें सिर्फ फाइटर जेट की हथियार सूची का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि स्वदेशी हथियारों के साथ भारत अपने फाइटर, मिसाइल और सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम पर ज्यादा नियंत्रण रख सकता है। युद्ध लंबा खिंच जाए तो हथियारों की उपलब्धता खुद एक रणनीतिक ताकत बन जाती है। किसी विदेशी सप्लायर पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय देश के भीतर उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भारत को लंबे संघर्ष में ज्यादा टिकाऊ बना सकती है। और दोस्तों, इसी सोच का अगला चरण है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, जहां एक फाइटर सिर्फ खुद नहीं लड़ता, बल्कि उसके सेंसर और दूसरे प्लेटफॉर्म मिलकर एक बड़ी तस्वीर तैयार करते हैं। कल्पना कीजिए कि सीमा के पास एक भारतीय फाइटर को दुश्मन के विमान की जानकारी किसी दूसरे सेंसर से मिलती है। जमीन पर मौजूद रडार उस ट्रैक को मजबूत करता है और आगे मौजूद मानव रहित सिस्टम उस क्षेत्र की निगरानी कर रहा है। यानी पायलट के पास सिर्फ अपनी आंखों और अपने रडार की जानकारी नहीं होगी, बल्कि पूरे नेटवर्क से आने वाली जानकारी होगी। इसी भविष्य को ध्यान में रखकर भारत कैट्स जैसे कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम की दिशा में बढ़ रहा है। कैट्स वॉरियर जैसी अवधारणा में मानव युक्त विमान के साथ मानव रहित प्लेटफॉर्म काम करने की कल्पना है। यानी पायलट खुद हर खतरे वाले क्षेत्र में जाने के बजाय आगे भेजे गए अनमैन्ड सिस्टम के जरिए ज्यादा दूरी से मिशन को अंजाम दे सकता है। सोचिए, सामने दुश्मन का मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क है। ऐसी स्थिति में सीधे पायलट वाले फाइटर को सबसे पहले भेजने के बजाय आगे मानव रहित सिस्टम भेजे जा सकते हैं, जो निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट जैसी भूमिकाएं निभा सकते हैं। इससे भविष्य के युद्ध में
मशीनों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा उनका आपस में जुड़ना। लेकिन भारत की तैयारी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि किसी भी बड़े संघर्ष में सिर्फ आसमान पर नियंत्रण पर्याप्त नहीं होगा। हिंद महासागर भारत की रणनीतिक सुरक्षा का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ भारतीय नौसेना, समुद्री निगरानी विमान, हेलीकॉप्टर, युद्धपोत और पनडुब्बियां मिलकर एक अलग सुरक्षा परत बनाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थिति भारत को हिंद महासागर के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निगरानी और रणनीतिक पहुंच का लाभ देती है। यही वजह है कि भारत की भविष्य की सैन्य शक्ति को केवल एयर फोर्स की ताकत से समझना अधूरा होगा। समुद्र के ऊपर नेवल एविएशन, समुद्र की सतह पर युद्धपोत और समुद्र की गहराई में पनडुब्बियां एक दूसरे से जुड़ी बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। और जब इसी नेटवर्क में लंबी दूरी की मिसाइलें, समुद्री निगरानी, सैटेलाइट आधारित जानकारी और साइबर क्षमताएं जुड़ती हैं, तब भारत की तैयारी एक अलग स्तर पर पहुंच जाती है। क्योंकि दोस्तों, भविष्य का युद्ध शायद किसी एक मोर्चे पर नहीं लड़ा जाएगा। दुश्मन अगर सीमा पर दबाव बनाएगा तो जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं होगा, समुद्र में भी निगरानी बढ़ेगी। आसमान में लड़ाकू विमान सक्रिय होंगे, अंतरिक्ष से जानकारी ली जाएगी और साइबर नेटवर्क की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। यही वह बदलाव है जिसे भारत अब धीरे धीरे अपनी सैन्य रणनीति में शामिल कर रहा है। और अगर यह पूरा नेटवर्क सफलतापूर्वक तैयार हो जाता है तो भारत की ताकत केवल उसके फाइटर जेट की संख्या में नहीं, बल्कि इस बात में दिखाई देगी कि एक विमान, एक ड्रोन, एक मिसाइल, एक रडार, एक युद्धपोत और एक सैटेलाइट कितनी तेजी से एक दूसरे से जुड़कर एक ही युद्ध प्रणाली का हिस्सा बन सकते हैं। और दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस पूरी तस्वीर में भारत की सबसे खतरनाक रणनीतिक परत कौन सी होगी। दोस्तों, अब आते हैं उस ताकत पर जो भारत की पूरी सैन्य तैयारी को सबसे ज्यादा रणनीतिक गहराई देती है। समुद्र की गहराई में छिपी परमाणु पनडुब्बियां, अंतरिक्ष से मिलने वाली निगरानी और जमीन से लेकर साइबर स्पेस तक फैला पूरा सुरक्षा नेटवर्क। क्योंकि अगर भविष्य का युद्ध कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाना है तो किसी देश के पास सिर्फ फाइटर जेट होना काफी नहीं होगा। उसे ऐसी क्षमता चाहिए जो दुश्मन के पहले हमले के बाद भी जिंदा रहे और जवाब देने की ताकत बनाए रखे। यहीं परमाणु संचालित पनडुब्बियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। समुद्र की गहराई में छिपी ऐसी पनडुब्बियां दुश्मन के लिए आसानी से दिखाई नहीं देती और भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देती है। यानी अगर कोई दुश्मन यह सोचता है कि पहले हमला करके भारत की जमीन पर मौजूद ताकत को कमजोर किया जा सकता है, तो उसे यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत की कुछ सबसे महत्वपूर्ण क्षमताएं जमीन पर नहीं, बल्कि समुद्र की गहराई में मौजूद हो सकती हैं। दूसरी तरफ हिंद महासागर में भारत की भौगोलिक स्थिति खुद एक रणनीतिक ताकत है। अंडमान निकोबार से लेकर अरब सागर तक समुद्री निगरानी, युद्धपोत, पनडुब्बियां और समुद्री विमान एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर नजर रखने में मदद करे। लेकिन दोस्तों, भविष्य का युद्ध सिर्फ समुद्र और आसमान तक सीमित नहीं रहने वाला। अंतरिक्ष अब सैन्य शक्ति का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। सैटेलाइट से मिलने वाली तस्वीरें, कम्युनिकेशन, नेविगेशन और निगरानी की जानकारी किसी भी सैन्य ऑपरेशन की रीढ़ बन सकती है। अगर फाइटर जेट हवा में आंख और कान है, तो सैटेलाइट उस पूरी सेना की ऊंचाई से देखने वाली नजर है। और इसी के साथ साइबर स्पेस भी एक नया युद्ध क्षेत्र बन चुका है, जहां दुश्मन बिना सीमा पार किए किसी नेटवर्क, संचार प्रणाली या महत्वपूर्ण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए भारत की भविष्य की तैयारी में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्पेक्ट्रम डोमिनेंस पर भी जोर बढ़ रहा है। DRDO से जुड़े हालिया बयानों में भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्वदेशी सेंसर और भविष्य के युद्ध क्षेत्र के लिए तकनीक पर जोर दिखाई देता है। अब आप बताइए दोस्तों, भारत की इस पूरी तैयारी में सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या होगा? AMCA, कैट्स वॉरियर, स्वदेशी मिसाइलें, परमाणु पनडुब्बियां या अंतरिक्ष और साइबर क्षमता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको भारत की रक्षा और टेक्नोलॉजी की ऐसी गहराई वाली जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में गर्व से लिखें। जय हिंद, जय भारत।